Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss the important news item of 21st April 2025 from PIB, which are important from UPSC perspective. तो UPSC के हिसाब से 21 अप्रैल 21 अप्रैल 2025 की जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उसको हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो सबसे पहली न्यूज इंपॉर्टेंट है आज वो है पासिंग अवे ऑफ द हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस। ठीक है, तो जो रोमन कैथोलिक के सबसे बड़े हेड हैं और प्रीस्ट हैं, बिशप हैं, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लेकर के दुख जाहिर किया है। ठीक है, पोप फ्रांसिस जो है वो वेटिकन में रह रहे थे, क्योंकि जो क्रिश्चियंस की सबसे बड़ी जो होली सिटी है दैट इज वेटिकन सिटी, और ये इटली के अंदर ही लोकेटेड है। हालांकि वेटिकन सिटी जो है वो अपने आप में एक कंट्री है, तो इस चीज को याद रखिएगा। एंड वेटिकन सिटी इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, ये भी याद रखिएगा कि इट इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज लोकेटेड इन यूरोप। एंड पोप फ्रांसिस जो है वो कई बीमारियों से जूझ रहे थे। पोप फ्रांसिस वॉज द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन टू बिकम अ पोप। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट लैटिन अमेरिकन लीडर टू बिकम अ पोप, ये याद रखिएगा पोप फ्रांसिस के बारे में। और ये आपसे पूछा भी जा सकता है कई बार प्रीलिम्स के अंदर, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, देन जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू भारत नेट। ठीक है, अब ये भारत नेट को लेकर के कल पीआईबी में पूरा एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर था, और अगर आज आप एक बार इसको सुन लेंगे तो आपको इसके बाद भारत नेट के बारे में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत नेट क्या है? भारत नेट इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल द ग्राम पंचायत इन द कंट्री। ठीक है, तो हमारे यहाँ जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो उसका नाम क्या है? भारत नेट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि भारत नेट प्रोजेक्ट जो है इट एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल द ग्राम पंचायत इन द कंट्री। ठीक है, अब दूसरा सवाल जो इससे लेके बनता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारत नेट प्रोजेक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, ये इसका मकसद है। ठीक है, एंड इट विल हेल्प रूरल इंडिया इन प्रोवाइडिंग ई हेल्थ, ई एजुकेशन एंड ई गवर्नेंस। ठीक है, तो इन चीजों को प्रमोट करेगा। इसके अलावा इट विल ऑल्सो एम्पावर रूरल इंडिया टू फोस्टर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड ब्रिज द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल कम्युनिटीज। ठीक है, तो जब ब्रॉडबैंड आएगा तो इंटरनेट आएगा, इंटरनेट के जरिए जो है वो ई हेल्थ और ई एजुकेशन, ई गवर्नेंस जो है वो रूरल इंडिया में और जो पिछड़े इलाके हैं वहां भी पहुंचेगी, और उसके कारण जो एक डिजिटल डिवाइड भी है वो भी कम होगा, और जो अर्बन एंड रूरल एरियाज के बीच में जो डिफरेंस है वो भी कम होगा। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम? ये क्या चीज है अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम? तो भारत नेट प्रोजेक्ट जो है जब शुरू हुआ उसके बाद इसको 2023 अगस्त में चेंज किया गया। ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंज लाए गए। ठीक है, और वो चेंज क्या था कि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी विल बी प्रोवाइडेड टू 2.64 लाख ग्राम पंचायत इन रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो किस तरीके से, किस टोपोलॉजी का यूज किया जाएगा भारत नेट के अंदर? तो याद रखिएगा, रिंग टोपोलॉजी का यूज किया जाएगा। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? इट इज अ नेटवर्क डिजाइन वेयर कनेक्टेड डिवाइसेस फॉर्म अ सर्कुलर डेटा चैनल। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद जो है भारत नेट प्रोजेक्ट का और क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसका इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है डिजिटल इंक्लूजन। ठीक है, तो डिजिटल इंक्लूजन ये कैसे करेगा? क्योंकि इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। इट विल कनेक्ट रिमोट विलेजेस टू हाई स्पीड इंटरनेट एनेबलिंग एक्सेस टू ई गवर्नेंस, ऑनलाइन एजुकेशन एंड टेलीमेडिसिन। दूसरा जो इसका फायदा है, इट विल provide economic opportunities, enable participation in digital commerce, access to financial services and entrepreneurial opportunities। ठीक है, तो जब इंटरनेट पहुंचेगा तो डिजिटल कॉमर्स बढ़ेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज का लोगों को एक्सेस मिल सकेगा, और जो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ेंगी। एजुकेशन और हेल्थ केयर को भी ये इंप्रूव करेगा, क्योंकि डिजिटल क्लासरूम्स लगाई जा सकती हैं, टेली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सकेंगी। ठीक है, और लोकल गवर्नेंस को एम्पावर करेगा। इट विल एनेबल ग्राम पंचायत टू इंप्लीमेंट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एंड
भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, नेमली भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ठीक है। तो BBNL, ठीक है, BBNL जो है वो एग्जीक्यूटर है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। और अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम के अंदर BSNL जो है इस प्रोजेक्ट को देख रहा है, ठीक है। इट इज BSNL इज अपॉइंटेड एज सिंगल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द एंटायर नेटवर्क, ठीक। फिर भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए जो है वो पैसा कहां से आ रहा है, तो इसके लिए जो है सरकार ने एक अलग से फंड बनाया है, डिजिटल भारत निधि, ठीक है, जिसको कि पहले यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के नाम से जाना जाता था, USOF के नाम से जाना जाता था। अब उसका नाम बदल करके डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। एंड इसके अंदर कैबिनेट ने 42,068 करोड़ रुपीस जो है वो देने का फैसला किया है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, डिजिटल भारत निधि के माध्यम से भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो फंड हो रहा है, ठीक। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स दैट इज वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है। उसके पहले वहां ये इंडेक्स जो बना है उसके लिए क्या टारगेट किया गया है, वो ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इंडिया ने अभी तक 3.48 लाख करोड़ रुपीस बचाए हैं, ठीक है। तो ये किसने दावा किया है, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन की जो एक स्टडी आई है उसमें ये बोला गया है कि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके अंतर्गत जो पैसा होता है किसी भी लाभार्थी का या किसी भी बेनिफिशियरी का, वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाता है, तो उसके कारण जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की कितनी सेविंग हुई है सोचिए, 3.48 लाख करोड़, 3.48 लाख करोड़। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके आप गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसका एक ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप इस फैक्ट को इकोनॉमिक्स में, गवर्नेंस में, पॉलिटी में यूज कर सकते हैं कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन सेविंग मनी एंड इंप्रूविंग द डिलीवरी ऑफ स्कीम्स, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के है। इसके अलावा रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि जो सब्सिडी एलोकेशंस थे वो आधे रह गए हैं लगभग। पहले गवर्नमेंट जो है वो अपने बजट का 16% जो है वो लगभग खर्च करती थी उसमें आपको सब्सिडी देने में, अब वो कम हो गए हैं 9% में, ठीक है। तो ये भी एक इंप्रूवमेंट है हमारे गवर्नेंस के अंदर, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं कि वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स क्या होता है। वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स में भारत का जो वो है, इट हैज राइजन नियरली 3-fold फ्रॉम 0.32 इन 2014 टू 0.91 इन 2023, ठीक है। तो एक तो ये आंकड़ा याद रखिएगा कि वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स में जो इंप्रूवमेंट हुई है वो लगभग 3 गुना हुई है, 0.32 इन 2014 टू 0.91 इन 2023, ठीक है। अब वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स जो है उसके अंतर्गत किन चीजों को काउंट किया गया है, सबसे पहले DBT सेविंग्स को, दूसरा सब्सिडी रिडक्शन को जिसका कि वेटेज 30% है, DBT सेविंग्स का वेटेज 50% है, एंड देन बेनिफिशियरी ग्रोथ जिसका कि परसेंटेज 20% है, ठीक है। तो तीन चीजों को वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स में काउंट किया गया है, DBT सेविंग्स कितनी बचत हुई, सब्सिडी रिडक्शन कितना कम सब्सिडी देनी पड़ी, एंड बेनिफिशियरी ग्रोथ यानी कितने ज्यादा लोग उस स्कीम का लाभ लेने के लिए आगे आए। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंडेक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स जो है वो किसने डेवलप किया है, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देन कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू क्रूज भारत मिशन, ठीक है। तो अब ये क्या है, क्रूज भारत मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया था, 30 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था, मुंबई पोर्ट से लॉन्च किया गया था। और इसका एम क्या है, इट एम्स टू बूस्ट द क्रूज टूरिज्म इन द कंट्री। क्रूज टूरिज्म का मतलब जो रिवर्स में या फिर लेक्स में या फिर सी में जो टूरिज्म होता है तो उसको क्रूज टूरिज्म बोला जाता है। एंड इट एम्स टू प्रोपेल द कंट्रीज टू क्रूज टूरिज्म इंडस्ट्री बाय डबलिंग क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक विद इन 5 years, ठीक है। तो जितने अभी पैसेंजर्स क्रूज में ट्रेवल कर रहे हैं उससे 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है क्रूज भारत मिशन के अंदर, ठीक है। अब इस मिशन के जो है वो 3 फेज है। पहला फेज जो है वो 2024-2025 को लेकर के है, टू फोकस ऑन कंडक्टिंग स्टडीज, मास्टर प्लानिंग एंड फॉर्मिंग क्रूज अलायंसेस विद नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। तो स्टडीज कंडक्ट की जाएंगी और जो पड़ोसी देश हैं हमारे उनके साथ जो है वो अलायंस बनाया जाएगा। और इसके अलावा मॉडर्नाइज एग्जिस्टिंग क्रूज टर्मिनल्स, मेरीनाज एंड डेस्टिनेशंस टू एनहांस द पोटेंशियल ऑफ क्रूज सर्किट। फेज 2 इसका 2025 से 2027 का होगा।
जहां पर नए क्रूज टर्मिनल्स बनाए जाएंगे टू एक्टिवेट हाई पोटेंशियल क्रूज लोकेशंस एंड सर्किट्स। तीसरा फेज जो है इसका 2027 से 2029 तक होगा, जहां पर फोकस किया जाएगा कि जितने भी हमारे क्रूज सर्किट्स हैं उन सबको इंटीग्रेट किया जाए एंड क्रूज इकोसिस्टम की मेच्योरिटी की तरफ बढ़ा जाए। तो ये याद रखिएगा आप लोग क्रूज भारत मिशन के बारे में। जेन जो है वो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू विजिट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस एंड सेकेंड लेडी जो है उनकी पत्नी मिसेस उषा वैंस, ये लोग इंडिया आए हुए हैं, आने वाले 3-4 दिनों तक यहीं रहेंगे। आगरा जयपुर घूमने का प्लान है इनका, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया है कल एंड इट इज वेरी होपफुल कि जो बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और यूएसए के बीच में उसको लेकर के बात हुई है एंड प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वी विल कॉपरेट इन द फील्ड ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन एंड विकसित भारत 2047। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि उषा वैंस जो है वो इंडिया से आती हैं और ठीक है, तो ये एक हमारी न्यूज है इससे रिलेटेड। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। तो सेंटर ने जो है वो 12% की ड्यूटी लगाई है टू प्रोटेक्ट इंडियन स्टील सेक्टर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि इंडियन में जो है स्टील का ज्यादा इंपोर्ट ना हो और हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12% की ड्यूटी लगाई है, ठीक है, स्टील के इंपोर्ट के ऊपर। और अभी हमारे स्टील मिनिस्टर कौन है? HD कुमारस्वामी। ठीक है, एंड जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज डे एंड सिविल सर्विसेज डे पर प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो बहुत ही अच्छी स्पीच दी है, जो कि आने वाले सिविल सर्वेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आपसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपका ऑप्शनल है और पॉलिटी में भी कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं, तो इस पूरी स्पीच के अंदर क्या अच्छी बातें थी और क्या हम सभी को जानना चाहिए उसको हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो ये 17th सिविल सर्विसेज डे था हमारा, 2006 से मनाना शुरू हुआ था। और क्यों 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरदार पटेल ने इस दिन इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार जो IAS प्रोबेशनर्स थे उनको एड्रेस किया था मेटकाल्फ हाउस में 1947 एंड एट द सेम टाइम ही कॉल्ड द सिविल सर्विसेज एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इन इंडिपेंडेंट इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि एक उस समय एक डिमांड चल रही थी कि सिविल सर्विसेज को, इंडियन पुलिस और इंडियन सिविल सर्विसेज को, ICS को जो है वो बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर सरदार पटेल ने समझाया सभी को कि दे आर वेरी गुड सर्वेंट्स एंड दे विल सर्व देयर मास्टर्स। ठीक है, पहले वो कॉलोनियल मास्टर्स को सर्व कर रहे थे इसलिए ऐसे थे, नाउ दे विल सर्व द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस बार की जो थीम थी हमारी वो क्या थी? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो थीम आप याद रखिएगा सिविल सर्विसेज डे की इस बार की। कई बार पूछा जा सकता है, अभी अगर आपने NDA का पेपर देखा हो और CDS का, तो उसमें थीम पूछी गई थी कि इस साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्या थीम है। ठीक है, तो उसी तरह से पूछा जा सकता है आपसे सिविल सर्विसेज डे की थीम क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है? Holistic development of India means ensuring that no village, no family and no citizen is left behind। ठीक है, तो holistic यानी comprehensive, तो कोई भी नागरिक, कोई भी गांव और कोई भी परिवार ना बचे डेवलप होने के लिए। ठीक है, एंड इसकी holistic development includes clean water for every household, quality education for every child, financial access for every entrepreneur and the benefits of the digital economy for every village। ठीक है, तो हर घर को स्वच्छ जल मिले, ठीक है, हर बच्चे को बेहतरीन एजुकेशन मिले, हर जो उद्यमी है उसको जो है वो वित्तीय संसाधन मिले और डिजिटल इकोनॉमी का लाभ जो है वो हर एक गांव को मिले। तो ये है हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो सिविल सर्विसेज के चेंजिंग रोल को भी हाईलाइट किया है कि कैसे पहले ब्यूरोक्रेसी को या सिविल सर्विसेज को रेगुलेटर माना जाता था कि ऑफ कंट्रोलिंग द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड नाउ द सिविल सर्विसेज इज सीन एज एनेबलर। ठीक है, तो एनेबलर ऑफ और फैसिलिटेटर ऑफ ग्रोथ। ठीक है, कि अब वो विकास में सहयोगी हैं, उसमें बाधक नहीं है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ अ सिविल सर्विसेज फ्रॉम बीइंग अ रेगुलेटर टू एनेबलर ऑफ अ ग्रोथ। ठीक है, तो इस चीज को हाईलाइट किया गया है।
इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो ना सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझ सकें बल्कि उसको स्मार्ट एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए यूज भी कर सकें, ठीक है। एंड इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नेंस इज नॉट अबाउट मैनेजिंग सिस्टम्स, इट इज अबाउट मल्टीप्लाइंग पॉसिबिलिटीज। ये GS2 के अंदर अगर आपको पॉलिटी में ये क्वेश्चन भी एज इट इज पूछा जा सकता है कि इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी गवर्नेंस इज नॉट अबाउट मैनेजिंग सिस्टम्स, इट इज अबाउट मल्टीप्लाइंग पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। एंड जो दो रेवोल्यूशंस उन्होंने हाईलाइट किए हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम फिजिक्स का, विच विल कम इन द कमिंग टाइम्स एंड इट विल सरपास द डिजिटल एंड इंफॉर्मेशन एज। तो उसको लेकर के भी उन्होंने सिविल सर्वेंट से कहा है कि आप इसको लेकर के अवेयर रहिए, ठीक है। इसके बाद जो है उन्होंने कुछ चैलेंजेस हाईलाइट किए हैं इंडिया के लिए। तो फूड, वाटर एंड एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारा चैलेंज है। इसके अलावा चैलेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज का, नेचुरल डिसास्टर्स का, पैंडेमिक्स का एंड साइबर क्राइम थ्रेट्स का, ठीक है। जब भी आप ऐसे लिखें और या कोई भी क्वेश्चंस एड्रेस कर रहे हो कि आने वाले टाइम पे इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं, तो दीज आर द मेजर चैलेंजेस: फूड, वाटर एंड एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिसास्टर्स, पैंडेमिक्स एंड साइबर क्राइम थ्रेट्स, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। एंड इसके अलावा उन्होंने पंच प्राण, जो 5 प्रण हैं उनको हाईलाइट किया है। तो 5 प्रण कौन कौन से हैं? डेवलप्ड इंडिया पहला, दूसरा है लिबरेशन फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ सर्विट्यूड, ठीक है, गुलामी की मानसिकता से आजादी दूसरा। तीसरा है प्राइड इन हेरिटेज, यानी विरासत में अपने मतलब गौरव करना, गर्व करना, ठीक है। चौथा है द पावर ऑफ यूनिटी, इकट्ठा रहना, एकत्रित रहना, यूनाइटेड रहना। एंड पांचवा है ऑनेस्ट फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। तो ये 5 प्रण जो हैं वो उन्होंने सभी के लिए हाईलाइट किए हैं और ये बोला है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से, और उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। And at the same time, he has also highlighted a very important point कि every time you prioritize integrity over convenience, innovation over inertia और service over status, you propel the nation forward, ठीक है। तो ये कोट के रूप में भी आप लोग याद रखिएगा कि every time you prioritize integrity over convenience, ठीक है, जब आप अपनी एक निष्ठता को अपनी सुविधा के ऊपर रखते हैं, innovation over inertia, ठीक है, कि innovation यानी आप जो कुछ नया कर सकते हैं और inertia यानी होता है वही उसी स्थिति में पड़े रहना। एंड सर्विस ओवर स्टेटस, सेवा को जो है वो अपने स्टेटस से ऊपर रखते हैं तो आप देश को आगे ले जा रहे होते हैं। तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो हमारी लास्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू कोर इंडस्ट्रीज। तो कोर इंडस्ट्रीज का जो इंडेक्स है वो कल रिलीज किया गया है। तो हर महीने ये आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं इंडिया की, किस, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट मानती है। तो कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। आप इनका नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स में ये कई बार पूछा जा चुका है। बेस ईयर क्या है इसका? 2011-12, 2011-12 एंड दीज 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज 40.27% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो इनका वेटेज है वो कितना है? 40% है नियरली, ठीक। तो ये याद रखेंगे हम लोग कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। तो ये थी आज की हमारी सारी न्यूज। Thanks for giving your time. Please do like, share and subscribe our channel. Thank you.